प्यार है किसी और का पार्ट 6। रणवीर की आंखें अभी पल्लवी पर टिकी हुई थीं, लेकिन उसके अंदर जो ठंडक थी वह खुलकर सामने आने लगी थी। पल्लवी का हाथ अब रणवीर की पकड़ से आज़ाद था, लेकिन वह खुद को अब भी उसके बंधन में महसूस कर रही थी। तुम्हें क्या लगा पल्लवी? रणवीर की आवाज़ अब पहले जैसी नरम नहीं थी। वह एक कदम पीछे हटा, जैसे उसके करीब खड़े रहना भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि जो दिखता है वही सच होता है। तुम सच में अभी तक नहीं समझी? मैं क्या नहीं समझी रणवीर? क्या समझाना चाहते हो तुम मुझे? पल्लवी की रणवीर की आंखों में जवाब तलाशने की कोशिशें बेकार साबित हो रही थीं। वह आंखें अनरीडेबल थीं, जैसे उसमें हजारों राज दफन हो। उनके कानों में अभी रणवीर के शब्द गूंज रहे थे। तुम सच में अभी तक नहीं समझी? पल्लवी ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ अब भी गुस्से और दर्द के बीच में झूल रही थी। तो तुम कहना चाहते हो कि मेरी जिंदगी का फैसला तुमने अपनी मर्जी से ही कर लिया? तुम मुझे निखिल की सच्चाई भी तो बता सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। रणवीर ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय सुकून था, लेकिन उसकी आंखें अब भी ठंडी बनी हुई थी। हर फैसले के पीछे एक वजह होती है पल्लवी। उसका लहजा गहरा था, जैसे वह किसी ऐसी सच्चाई से वाकिफ था जिसे पल्लवी जानने के लिए तैयार नहीं थी। पल्लवी ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि रणवीर से सीधे सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं थी तो वहाँ सबके सामने रणवीर ने हल्की हंसी के साथ दोहराया, फिर आगे बढ़कर उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। मैंने कुछ गलत नहीं किया पल्लवी। अगर मैं वहाँ तुम्हारी परवाह नहीं दिखाता तो सबको शक हो जाता, और मुझे ये रोज़ रोज़ का ड्रामा पसंद नहीं कि कोई हमारे रिश्ते पर सवाल उठाए। पल्लवी को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। तो क्या ये सब सिर्फ एक दिखावा था? रणवीर ने उसकी उलझन को पढ़ लिया था। इस शादी से तुम्हें जो उम्मीदें हैं पल्लवी, उन्हें ख़त्म कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी आवाज़ अब और भी ठंडी हो गई थी, क्योंकि ये शादी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि मुझे इसे करना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पल्लवी को एक झटका सा लगा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। तो इसका मतलब जब तुम मेरे हाथ पर क्रीम लगा रहे थे, जब तुमने वहाँ सबके सामने मेरा हाथ थामा था, वो सब झूठ था? रणवीर ने हल्के से सिर झुका लिया था, जैसे उसकी बातों से सहमत हो। झूठ नहीं, लेकिन ज़रूरी था। पल्लवी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन वह उसे दिखाना नहीं चाहती थी। रणवीर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब तुम जा सकती हो। पल्लवी रणवीर की ठंडी नज़रों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसमें कोई जज्बात नहीं थे। वह वही रणवीर था जिसने कुछ देर पहले उसके जले हुए हाथ पर मरहम लगाया था, लेकिन अब उसकी आंखों में वो गहराई नहीं थी, बस एक बेरुखी और एक अजनबीपन था। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। बाहर फैमिली के सामने जो परफेक्ट पति था, वो अब यहाँ बिल्कुल अलग शख्स बन चुका था। पल्लवी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम सबके सामने कुछ और होती हो रणवीर, और मेरे सामने कुछ और। क्या ये सब बस एक दिखावा था? रणवीर, जो अब तक खिड़की की ओर देख रहा था, उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जो पल्लवी को अंदर तक चुभ गई थी। उसने बिना मुड़े ही जवाब दिया, तुम चाहती क्या हो पल्लवी? मैं तुम्हें तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक बर्ताव करके दिखाऊं? जैसा तुम चाहो वैसा बोलूं, जैसा तुम चाहो वैसा करूं? उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि पल्लवी को अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। तो ये सब सिर्फ एक दिखावा था। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई थी। अच्छा हुआ तुमने बता दिया रणवीर, वरना मैं फिर से कोई उम्मीद कर बैठती। रणवीर उसकी ओर पलटा। उसकी नज़रें शांत लेकिन तीखी थीं। तुम्हें क्या लगता है? उसने धीरे से कहा। उसके शब्द एक चुनौती की तरह थे। पल्लवी का गला भराया था, लेकिन उसने अपनी आवाज़ को कांपने नहीं दिया था। मुझे लगता था कि शायद हमारे बीच कुछ तो सच्चा है। रणवीर की आंखों में हल्की चिंगारी चमकी, लेकिन वह तुरंत अपनी बेरुखी में लौट आया था। वह आगे बढ़ा और पल्लवी के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था। उसकी मौजूदगी का असर अब भी उतना ही गहरा था, लेकिन उसमें अब कोई अपनापन नहीं था। तुम गलत सोच रही हो पल्लवी, उसने हल्का सा कहा, लेकिन उसके शब्द पल्लवी के अंदर तूफान मचा गए थे। मुझे लगता है कल रात की वजह से तुम्हें गलतफहमी हो गई है ना? अगर कल तुम्हारी जगह घर का कोई नौकर भी होता ना, तो मैं यही करता। रणवीर की बात सुनकर वे एक कदम पीछे हटी, जैसे उसकी बातों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया हो। उसकी आंखें अब भी रणवीर पर टिकी हुई थी, लेकिन उनमें एक दर्द के साथ एक ठहराव भी था। अगर तुम्हारे लिए बस एक समझौता था, तो फिर तुमने सबके सामने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? क्यों मेरी परवाह दिखाई? रणवीर ने गहरी सांस ली, जैसे वे इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। वे उसकी आंखों में झांकने से बसता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। रात हो चुकी है पल्लवी, तुम्हें आराम करना चाहिए। पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया था। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? उसकी आवाज़ कांप गई थी। रणवीर दरवाजे के पास जाकर रुका। उसने सिर थोड़ा झुकाया, लेकिन उसकी पीठ अब भी पल्लवी की ओर थी। जो चीज़ मायने रखती हैं उन्हें महसूस करने के लिए दिल होना चाहिए पल्लवी। पल्लवी की आंखों से आखिरकार एक आंसू टपक ही पड़ा था। फिर तो तुम सबसे गरीब इंसान हो रणवीर, क्योंकि तुम्हारे पास दिल ही नहीं है, और ना ही तुम दूसरों की फीलिंग समझते हो। तुम किसी के प्यार के लायक नहीं हो रणवीर। रणवीर कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बिना मुड़े उसने दरवाज़ा खोल दिया और बाहर चला गया था। पल्लवी वहीं खड़ी रह गई थी। उसकी आंखों में रणवीर की बेरुखी तैर रही थी। उसका दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपने हाथों को देखा, जो अभी रणवीर की पकड़ की गर्मी को महसूस कर रहे थे। दिल में जो टूटा था, उसकी किरचें अब भी चुभ रही थीं। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे के पास हल्की सी आवाज़ हुई। पल्लवी ने चौंक कर देखा। पवित्रा, उसकी जेठानी, दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसने अभी अभी कुछ दिलचस्प सुन लिया हो।
तो छोटे राजा रानी के बीच कोई प्यार नहीं है, पवित्रा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके लहजे में तंज की धार थी। पल्लवी ने खुद को नॉर्मल किया और अपनी आवाज में मजबूती लाते हुए कहा, आप यहाँ कब से खड़ी हैं भाभी? पवित्रा कमरे के अंदर आ चुकी थी। उसकी चाल में वही ठहराव था जो हमेशा पल्लवी को असहज कर देता था। उसने एक नकली चिंता भरी मुस्कान के साथ कहा, ओह पल्लवी, मुझे लगा शायद मैं गलत सुन रही हूँ, लेकिन फिर सोचा जब इतनी दिलचस्प बातें हो रही हैं तो क्यों ना थोड़ा गौर से सुन लूं। पल्लवी का चेहरा सख्त हो गया था। भाभी, ये हमारी पर्सनल बात थी। पवित्रा ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। अरे मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि जो लोग दूसरों के सामने इतने परफेक्ट लगते हैं, असल में उनके बीच कितनी दूरियां हैं। उसने जानबूझकर पल्लवी की आंखों में देखा। या फिर ये शादी सिर्फ नाम की है? पल्लवी की उंगलियां साड़ियों के पल्लू को कसकर पकड़ चुकी थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं आने दी थी। शादी का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है भाभी। कुछ लोग इसे रिश्तों से निभाते हैं और कुछ बस इसे दुनिया के दिखाने के लिए रखते हैं। पवित्रा ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे पर कड़वाहट साफ झलक रही थी। बिल्कुल सही कहा पल्लवी तुमने, लेकिन तुम्हें तो आदत हो जानी चाहिए थी ना ऐसी जिंदगी की। आखिर तुम्हारी शादी भी अचानक हुई थी, प्यार व्यार से ज्यादा समझौते जैसी। और वैसे भी रणवीर अभी तक अपने पहले प्यार को भूल नहीं पाया है। मैं यह तो नहीं जानती कि रणवीर ने तुमसे शादी क्यों की, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। पल्लवी ने उसकी आंखों में देखा और अब की बार उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी। समझौते की बात तो तब हो भाभी जब दोनों लोग इसे नाम का रिश्ता माने, लेकिन जब कोई एक इसे दिल से निभाने की कोशिश करे तो फिर इसे क्या कहेंगे? पवित्रा का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया था, लेकिन वह जल्दी ही संभल गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो पल्लवी, मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी उम्मीदों के बोझ तले दब जाओ। रणवीर जैसे लोग बदलते नहीं हैं, और तुम तो खुद देख ही रही हो उसने तुम्हें कहाँ रखा है अपने जीवन। पल्लवी के अंदर हलचल मच गई थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा। पवित्रा ने पल्लवी के सिर से पांव तक देखा और फिर एक छोटी सी हंसी के साथ कहा, खैर, शुभकामनाएं, लेकिन याद रखना, उम्मीदें जितनी ज्यादा होती हैं, दर्द भी उतना ही ज्यादा होगा। यह कहकर पवित्रा कमरे से बाहर चली गई थी। पवित्रा के तंज भरे शब्द अभी पल्लवी के जहन में घूम रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। उसे पता था कि इस घर में उसकी हर बात को तोला जाएगा, हर एहसास को परखा जाएगा। रात को डाइनिंग हॉल में सब पहले से ही मौजूद थे। विशाल और रॉयल लुकिंग डाइनिंग टेबल पर परिवार के सदस्य खाना खा रहे थे, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पल्लवी कोशिश कर रही थी कि नॉर्मल रहे, मगर निखिल की मौजूदगी ने उसे असहज कर दिया था। निखिल आकांक्षा का पति और पल्लवी का एक्स मंगेतर था। ये बात सिर्फ वह और रणवीर ही जानते थे। पल्लवी, पानी पास करोगी? निखिल ने अचानक कहा। उसके लहजे में सहजता थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक कुछ और ही कह रही थी। पल्लवी ने इधर उधर देखा, फिर अनमने ढंग से पानी का जग उठाया और उसकी ओर बढ़ा दिया था, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, निखिल ने जानबूझकर उसके हाथ को हल्के से छू लिया था। एक ठंडा जानबूझकर दिया गया स्पर्श। पल्लवी का शरीर एक सेकंड के लिए अकड़ गया था। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ तुरंत खींच लिया, लेकिन उसकी असहजता रणवीर से छुपी नहीं थी। रणवीर जो अब तक चुपचाप खाना खा रहा था, अचानक ठहर गया था। उसका जबड़ा हल्का सा भिज गया था और उसके हाथ की पकड़ चम्मच पर और कस गई थी। थैंक्स भाभी, निखिल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पल्लवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपनी प्लेट की तरफ देखने लगी थी। कुछ मिनट बाद, पल्लवी, दाल पास करना, निखिल फिर से बोल पड़ा। पल्लवी ने एक पल को उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे कटोरा उसकी ओर बढ़ाने लगी, लेकिन इस बार भी निखिल ने उसकी उंगलियों को हल्के से छू लिया था। यह महज एक संयोग नहीं था। रणवीर का सब्र अब जवाब देने लगा था। निखिल, क्या तुम्हारे हाथ में कोई दिक्कत है? रणवीर की आवाज बहुत नॉर्मल थी, मगर उसके शब्दों में एक ठंडा किनारा था। मतलब? निखिल ने बेफिक्री से पूछा, जैसे कुछ समझ न पाया हो। रणवीर ने धीरे से अपनी प्लेट से नजरें हटाई और पहली बार सीधा निखिल की तरफ देखा। मतलब ये कि 2 बार हाथ आगे बढ़ाने पर भी तुम्हें चीजें पकड़ने में दिक्कत हो रही है? अगर ऐसा है तो डॉक्टर को दिखा लो। टेबल पर हल्की सी खामोशी छा गई थी। आकांक्षा, जो अब तक बस मुस्कुरा रही थी, थोड़ी हैरान हुई। पवित्रा ने अपनी नजरें पल्लवी पर टिका दी थी और पल्लवी को महसूस हुआ कि वह कुछ ज्यादा ही गौर से सबको देख रही है। निखिल हल्का सा हंसा, अरे नहीं भाई, वो बस गलती से टच हो गया था। रणवीर की आंखें कुछ पल के लिए गहरी हो गई थी, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। पल्लवी ने पानी पीने के बहाने अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश की। निखिल का यह रवैया उसे और असहज कर रहा था और रणवीर की जलन को वह महसूस कर सकती थी। डाइनिंग हॉल का माहौल धीरे धीरे ठंडा लेकिन भारी हो रहा था। रणवीर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह सब देख रहा है, सब समझ रहा है, और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। टेबल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। रणवीर का चेहरा अब भी शांत था, मगर उसकी उंगलियां हल्के हल्के टेबल पर बजने लगी थी। एक इशारा कि उसकी दिमाग अब इस सिचुएशन को हल्के में नहीं ले रहा। वैसे देवरानी जी, पवित्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में एक मीठा मगर तंज भरा लहजा था। आप और निखिल जी तो काफी अच्छे दोस्त लगते हैं। कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। पल्लवी का हाथ हल्का सा ठिठक गया था। वह जानती थी कि पवित्रा के ये तंज सीधे उस पर वार करने के लिए थे। हाँ पल्लवी भाभी, आकांक्षा ने भी मजाक में कहा, तुम्हारी और निखिल की अच्छी बॉन्डिंग हो गई है इतनी जल्दी। शादी के बाद अक्सर टाइम लगता है लोगों को एडजस्ट करने में, लेकिन आप और निखिल तो ऐसा लग रहा है कि पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। पल्लवी ने अपने अंदर की घबराहट को दबाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल बातचीत थी। रणवीर के होठों पर एक हल्की सी स्मिर्क आ गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप खाने में व्यस्त दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार पल्लवी और निखिल के बीच हो रही हर छोटी छोटी चीज को नोटिस कर रही थी। तभी निखिल ने एक और चाल चली।
पल्लवी, तुम्हारी प्लेट में कुछ नहीं बचा और तुमने कुछ ठीक से खाया भी नहीं। उसने जानबूझकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और पल्लवी की प्लेट में हल्का सा छूते हुए चावल डाल दिए थे। अब खा लो ना भाभी, तुम्हें भूख लगी होगी। इस बार रणवीर का धैर्य जवाब देने वाला था। पल्लवी तुरंत कुर्सी से उठ गई थी। नहीं, मैं बस। लेकिन रणवीर ने उसकी बात काटते हुए ठंडे लहजे में कहा, बैठो पल्लवी, खाना पूरा किए बिना उठने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन आदेश साफ था। निखिल ने हल्की मुस्कान दबाई और कहा, अरे यार रणवीर, तुम कितने स्ट्रिक्ट हो अपनी वाइफ के साथ। रणवीर ने पहली बार निखिल की आंखों में देखा, गहरी, ठंडी और चुभने वाली नजरें। क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई और मेरी वाइफ के लिए इतना कंसर्न दिखाए। रणवीर ने बेहद शांत लेकिन ठोस लहजे में कहा। टेबल पर एक पल के लिए सब चुप हो गए थे। पल्लवी ने रणवीर की ओर देखा। उसकी आवाज में कोई ऊंचाई नहीं थी, लेकिन उसके शब्दों का भार महसूस किया जा सकता था। पवित्रा हल्के से मुस्कुराई। उफ, पॉजेसिव हस्बैंड, कितना क्यूट है ना, उसने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा। लेकिन उसका मतलब कुछ और था। आकांक्षा ने भी माहौल हल्का करने के लिए कहा, अरे वाह, तो भाई को हमारी प्यारी भाभी से सच में लगाव हो गया है कि कोई अब उनसे बात भी नहीं कर सकता। आकांक्षा की बात का रणवीर ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस अपना खाना खत्म करने में लगा हुआ था। पल्लवी को लगा अब यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है। वह जल्दी से बहाना बनाकर उठने लगी, मुझे थोड़ा पानी लेना है। लेकिन इससे पहले कि वह उठती, रणवीर ने अपने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया था। ये लो, उसने बिना उसे देखे कहा। यह सिर्फ एक वाक्य था, लेकिन उस वाक्य में कितनी गहराई थी, ये पल्लवी से ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता था। निखिल ने हल्का सा क्लियर किया, जैसे उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा हो। ठीक है, अब तो मैं समझ गया कि भाई और भाभी के बीच कुछ तो स्पेशल चल रहा है, निखिल ने हल्के मजाक में कहा। लेकिन उसकी आवाज़ में कहीं ना कहीं हल्की सी जलन भी थी। रणवीर ने निखिल को बिना किसी इमोशन के देखा और कहा, तुमने अब समझा है। डाइनिंग टेबल का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। रणवीर और निखिल के बीच एक अनकहा टकराव था, जिसे बाकी सभी महसूस कर रहे थे। रात गहराने लगी थी। सब डिनर के बाद अपने अपने कमरों में जा चुके थे, लेकिन पल्लवी का दिमाग अब भी रणवीर की बातों में उलझा हुआ था। उसने अनजाने में ही रणवीर की ओर देखा था जब उसने निखिल को जवाब दिया था, तुमने अब समझा। रणवीर की आवाज़ में कोई नरमी या तेजी नहीं थी, फिर भी उसमें एक दावे जैसी बात थी। पल्लवी कमरे में दाखिल हुई तो रणवीर पहले से ही अंदर था। वह वार्डरोब के पास खड़ा हुआ था, अपनी घड़ी उतारते हुए। उसकी हरकतें हमेशा की तरह शांत और कंट्रोल में थीं। पल्लवी ने एक नज़र उसकी ओर देखा, लेकिन पल्लवी को उसकी चुप्पी भारी लग रही थी। वह बिस्तर के किनारे बैठकर अपने झुमके उतारने लगी। तभी रणवीर की गहरी और ठंडी आवाज़ आई, निखिल से इतनी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पल्लवी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ओह, अब मैं किससे बातें कर सकती हूँ और किससे नहीं, ये भी आप ही तय करेंगे। उसकी आवाज़ में हल्की सी चुभन थी। रणवीर ने धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। उसकी उंगलियां धीमे लेकिन सदे हुए अंदाज में आगे बढ़ रही थीं। उसकी आंखों में वही जानी पहचानी कोल्डनेस थी जो हमेशा तब आती थी जब वह अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करता था। तय करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें खुद समझनी चाहिए इंसान को। उसकी आवाज़ अब भी शांत थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी सख्ती झलक रही थी। पल्लवी ने अपनी जगह से हिलते हुए एक ठंडी हंसी हंस दी थी। उसका यह हंसना हल्के मजाक के लिए नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरी चुभन थी। वाह, तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी ये सलाहें ज़रूर लेनी पड़ती हैं, उसने ताने भरे अंदाज में कहा। उसने बिना रणवीर को जवाब का इंतज़ार किए आगे कहा, लेकिन हाँ, मुझे निखिल से बात करने का कोई शौक़ नहीं है। वह इस घर के जमाई बाबू हैं। अगर मैंने उनके आदर सत्कार में कोई कमी की तो आपकी बुआ और आपकी माँ फिर से मेरी गरीबी, मेरे संस्कारों और मेरी उम्र पर ताने देना शुरू कर देंगी। अब रणवीर की उंगलियां शर्ट के तीसरे बटन पर रुक गई थीं। उसकी निगाहें पहली बार सीधे पल्लवी की आंखों से टकरा रही थीं, गहरी और ठहरी हुई, लेकिन उनमें कुछ था जो छिपाने की कोशिश की जा रही थी। तो तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि माँ और बुआ कुछ न कहें? उसकी आवाज़ में एक हल्का सा मजाक था, जैसे वह इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। पल्लवी ने सीधा उसकी आंखों में देखा और बिना हिचकिचाए कहा, बिल्कुल, क्योंकि इस घर में हर किसी की पसंद नापसंद मायने रखती है, सिवाय मेरे। और वैसे भी अब कमरे में कोई नहीं है, तो आपको परफेक्ट पति बनने की एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रणवीर ने गहरी सांस ली और शर्ट के बचे हुए बटन खोलते हुए साइड टेबल पर फ़ोन रख दिया था। रणवीर ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और उसकी तरफ बढ़ा। हाँ, मैं कह चुका हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अंधा हूँ। पल्लवी ने एक भेदक नज़र उसकी तरफ डाली और फिर तंज कसते हुए बोली, सच में? तो फिर डिनर टेबल पर जो अजीब सी चुप्पी क्या थी? और ये निखिल के नाम पर अचानक तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? रणवीर ने बिना कुछ कहे उसकी कलाई थाम ली थी। हल्के मगर मजबूत अंदाज में उसकी उंगलियों की गर्मी पल्लवी की त्वचा से उतर रही थी। क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि कोई और तुम्हें इस तरह से देखे जैसे निखिल देख रहा था। पल्लवी ने उसकी ओर आंखें घुमाई। ओह, तो आपको जलन भी होती है, पर तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता है ना? रणवीर ने उसकी कलाई छोड़ी, लेकिन उसकी नज़रों में वही पकड़ थी, गहरी, कड़ी और अनकही। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम भी ये मत भूलना कि तुम रणवीर सिन्हा की पत्नी हो, और मेरी बीवी को कोई गलत नज़र से देखे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। कमरा एक पल के लिए भारी हो गया था। पल्लवी को महसूस हुआ कि रणवीर जो भी कहे सच्चाई कुछ और ही थी। अगली सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी कमरे में उतर रही थी, पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे और बाहर से चिड़िया की चहचहाहट सुनाई दे रही थी।
पल्लवी की आंखों में अब भी हल्की नींद भरी हुई थी, लेकिन दिमाग में रात की बातें अब भी घूम रही थी। उसने करवट बदली तो एहसास हुआ कि बिस्तर के दूसरी ओर रणवीर नहीं था। उसके बगल की जगह खाली थी, लेकिन चादरें अभी हल्की गर्म थी, जिसे साफ था कि वह अभी अभी उठा था। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और रणवीर सफेद शर्ट के ऊपर बटन लगाते हुए बाहर आया। उसकी आंखें हमेशा की तरह शांत और गहरी थी, लेकिन उनमें कुछ अनकहा एहसास था। पल्लवी ने धीमे से उठते हुए अपने बालों को पीछे किया और लापरवाही से कहा, आप तो जल्दी उठ गए। रणवीर ने बिना उसे देखे घड़ी की तरफ नजर डाली। हमेशा की तरह। पल्लवी ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि रणवीर अब भी रात की बातें भूलने वाला नहीं था। वह बिस्तर से उठकर वार्डरोब की तरफ बढ़ी, जब पीछे से रणवीर की आवाज़ आई, नाश्ता कर लेना टाइम से। पल्लवी ने हल्का सा रुककर उसकी ओर देखा। आज अचानक इतनी चिंता? उसकी आवाज़ में हल्का सा तंज था, लेकिन रणवीर पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। अगर कोई और तुम्हारी चिंता करने लगे तो बेहतर है कि मैं ही कर लूँ, रणवीर ने सीधा जवाब दिया। और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे पल्लवी को एक पल के लिए कुछ कहने के लिए शब्द नहीं मिले थे। वह बस हल्के से मुस्कुराई, जैसे कह रही हो, तुम कुछ भी कहो रणवीर, लेकिन असल बात कुछ और ही है। रणवीर ने अपनी घड़ी पहनते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन बाहर जाने से पहले वह एक पल के लिए रुका। और हाँ, आज शाम को तैयार रहना, बाहर जाना है। पल्लवी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कहाँ? रणवीर हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सा ठहराव भरी चिंगारी थी। शाम को ही पता चल जाएगा। इतना कहकर वह बाहर निकल गया था और पल्लवी बस दरवाजे की ओर देखती रह गई थी। पल्लवी अभी भी रणवीर के शब्दों के बारे में सोच रही थी। जब कमरे से बाहर हल्की हल्की आवाजें आने लगी, वह जल्दी से तैयार होकर नीचे आई तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर शकुंतला जी और बुआ जी बैठी हुई थी, लेकिन टेबल पर रणवीर नहीं था। रणवीर कहाँ है? पल्लवी ने सहजता से पूछा। शकुंतला जी ने उसे घूरा। तुम्हें तो बहुत चिंता हो रही है अब। जब सुबह बिना नाश्ते किए चला गया तब कुछ नहीं सोचा? पल्लवी चौंक गई थी। बिना नाश्ता किए? लेकिन उन्होंने तो। तू क्या समझेगी? बुआ जी ने बीच में ही बात काटी। पहली बार हमारा रणवीर बिना नाश्ता किए घर से निकला है। घर का माहौल खराब हो तो आदमी का खाना खाने का मन ही कहाँ करेगा। शकुंतला जी ने लंबी सांस ली, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो कहती थी कि बहू ऐसे घर की लानी चाहिए जो अपने पति का ख्याल रखे, ना कि उसके सिर पर सवार हो जाए, बुआ जी ने तंज भरे लहजे में कहा। पल्लवी ने होठ भींच लिए थे। वह जानती थी कि ये ताने उसी ही सुनाए जा रहे थे। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ही जल्दी में थे। मैंने जब पूछा भी तो पल्लवी ने सफाई देनी चाहिए, लेकिन बुआ जी ने उसे घूर कर देखा। तो तू क्या कहना चाहती है कि हमें झूठ बोलने की आदत है? पल्लवी ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर शांत आवाज में बोली, ऐसा मैंने कब कहा बुआ जी? शकुंतला जी ने अपने माथे पर हाथ मारा। हे भगवान, इस लड़की से कोई कुछ भी कहे, इसे फर्क नहीं पड़ता। यही तो दिक्कत है। रणवीर को भूखा भेजकर अभी हमारे सामने खड़ी होकर सफाई दे रही है। पल्लवी को अब समझ आ रहा था कि चाहे वे कुछ भी कहे, पर इस वक्त किसी की भी सोच बदलने वाली ही नहीं थी। उसने बिना कुछ कहे टेबल पर एक कप उठाया और चाय की ओर बढ़ गई थी, लेकिन शकुंतला जी के अगले शब्दों ने उसे वही रोक दिया था। अब बस यही बाकी रह गया था कि हमारा बेटा अपनी भूख प्यास भूल जाए और बीवी की मनमर्जियों में उलझा रहे। पल्लवी ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, मैं उन्हें कॉल करके पूछ लेती हूँ कि उन्होंने कुछ खाया है या नहीं। बुआ जी ने तंज कसा। रहने दे, इतनी फिक्र थी तो घर से ही भूखा क्यों जाने दिया? पल्लवी ने अब कोई जवाब नहीं दिया था। वह सिर्फ मोबाइल उठाकर रणवीर का नंबर डायल करने लगी थी, लेकिन उसके दिल में एक अनजानी सी बेचैनी घर कर गई थी। पल्लवी ने फोन कान से लगाया। उंगलियां हल्की सी कांप रही थी। एक बार उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सिर्फ संयोग था, रणवीर जल्दी में था इसलिए नाश्ता नहीं किया होगा, लेकिन उसके दिल की धड़कनें इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। रिंग जा रही थी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा कॉल मिलाया। इस बार 3 रिंग के बाद कॉल कनेक्ट हो गई थी। हेलो, रणवीर की आवाज़ आई, हल्की सी सख्त, लेकिन अब भी वही प्रभावी अंदाज में। तुमने नाश्ता नहीं किया? पल्लवी ने सीधे पूछा। कुछ सेकंड के लिए उधर खामोशी छा गई थी। फिर रणवीर ने धीमे लेकिन ठहरे हुए लहजे में कहा, तो? पल्लवी को गुस्सा आ गया था। तो मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने पूछा कि तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया। मुझे भूख नहीं थी, रणवीर ने लापरवाही से जवाब दिया। पल्लवी ने गहरी सांस ली। मतलब कल रात की बात अभी तुम्हारे दिमाग में है ना? पल्लवी, रणवीर की आवाज़ में हल्का सा धैर्य झलक रहा था। अगर मैंने नाश्ता नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी से नाराज़गी है, पर घर में सबको यही लग रहा है, पल्लवी ने ठंडे लहजे में कहा। मम्मी जी और बुआ जी को लगता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें बिना नाश्ता किए भेज दिया है। अब मैं ताने सुन रही हूँ। उधर से एक हल्की सांस की आवाज़ आई, जिससे रणवीर को अब समझ आया हो कि मामला कहाँ तक पहुँच चुका है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, उसने धीरे से कहा। बस कुछ चीज़ें सोच रहा था, इसलिए खाने का मन नहीं हुआ। पल्लवी को उसकी आवाज़ में छिपी उलझन महसूस हुई, लेकिन इस वक्त वह खुद परेशान थी। अगली बार सोच लिया करो कि तुम्हारी एक छोटी सी हरकत मेरे लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है, उसने गुस्से में कहा और बिना जवाब सुने फ़ोन काट दिया था। फ़ोन रखते ही उसने महसूस किया कि उसकी धड़कनें तेज थीं। रणवीर का अंदाज कुछ अजीब था, जैसे वह सच में किसी गहरी सोच में हो। लेकिन क्या हुआ? साहब ने कुछ कहा? बुआ जी की आवाज़ आई, जिसमें साफ तंज भरा था। पल्लवी ने बिना कुछ कहे फ़ोन टेबल पर रख दिया और सीधे किचन की तरफ बढ़ गई थी। पूरा दिन यूं ही निकल गया था, लेकिन पल्लवी का ध्यान हर वक्त रणवीर की उस सुबह की आवाज़ और उसके बदले हुए लहजे पर ही अटका रहा था। उसके कहने का तरीका ऐसा था जैसे वह किसी उलझन में हो, लेकिन खुद भी उसे हल नहीं कर पा रहा हो। शाम ढलते ही पल्लवी तैयार होने लगी थी। रणवीर ने कहा था कि उसे बाहर जाना है, लेकिन कहाँ, ये उसने नहीं बताया था।
जब वह तैयार होकर नीचे पहुंची तो रणवीर पहले से ही लिविंग रूम में खड़ा हुआ था। काले सूट में उसकी गंभीर आंखें और भी गहरी लग रही थी। चलें, उसने बस इतना ही कहा था और बिना किसी और सवाल का इंतजार किए दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के बाद भी रणवीर चुप था। वह बस सड़क पर आंखें टिकाए ड्राइव कर रहा था। पल्लवी ने 2 बार उससे पूछने की कोशिश की कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हर बार उसने यही कहा, पहुँचकर पता चल जाएगा। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक पुराने लेकिन अब भी भव्य दिखने वाले होटल के सामने रुकी। पल्लवी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। यहाँ क्यों? रणवीर ने बिना जवाब दिए दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। पल्लवी को भी मजबूरन उसके पीछे आना पड़ा। वे होटल की लॉबी में पहुंचे ही थे कि वहाँ पहले से बैठा हुआ एक शख्स उनकी ओर मुड़ा। तो आखिरकार तुम आ ही गए रणवीर। आखिर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पल्लवी की नज़र उस आदमी पर गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। निखिल, वही आदमी जिससे रणवीर को इतनी परेशानी थी, वही आदमी जिसने कल रात उसे लेकर रणवीर से तंज कसे थे। लेकिन निखिल के चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान थी, उसमें कुछ ऐसा था जो पल्लवी को बेचैन कर गया था। रणवीर ने बिना एक पल भी हिले निखिल की ओर देखते हुए बोला, अब तो बता सकते हो ना निखिल, असली बात क्या है? पल्लवी के दिमाग में अचानक कई सवाल घूम गए थे। क्या? वह फुसफुसाई, यह सब पहले से तय था? रणवीर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही ठहराव था जो वह जब देखती थी जब कोई बड़ा फैसला लेने वाला होता था। हाँ पल्लवी, और अब तुम्हें भी सच जानना होगा। पल्लवी ने निखिल की ओर देखा जिसका चेहरा अब भी रहस्यमय मुस्कान लिए था। कैसा सच? उसने धीरे से पूछा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ और कहता, होटल के एक कोने में एक परछाई हल्की सी हिली। किसी की नज़र उन पर थी और वह शख्स यहाँ सिर्फ देखने के लिए नहीं आया था। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कहानी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस कहानी के पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं।